जय हिंद दोस्तों। आज मैं रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण के ऊपर बात कर रहा हूँ। बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण भेदभाव कर रहा है, जबकि संविधान ऐसा नहीं कर रहा है। आरक्षण देकर जो जनरल कैटेगरी में आता है उनके साथ अन्याय हो रहा है। SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण सच में जरूरत है कि नहीं है, और है तो कितना है। तो मैं इसीलिए आरक्षण 2-3 पॉइंट दे रहा हूँ और बताइएगा कि जरूरत है कि नहीं। ऐसे मान के चलिए एक परिवार ए है, ठीक परिवार है, और परिवार में 2 बच्चा है। मान के चलिए एक बच्चा बी, 2 बच्चा है। परिवार नॉर्मल है, नॉर्मल बस मतलब सामान्य है कि जैसे मान लीजिए कि मिलाकर 2 गिलास दूध ये बच्चे के दोनों को एक गिलास दे सकता है। बस इनके पास इतना ही कैपेसिटी है, इससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकते। ठीक, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आगे जाकर के क्या हुआ, बी वाले बच्चे को तबीयत खराब हो गया। जब तबीयत खराब हुआ तो दोनों का इलाज शुरू हुआ, इसका इलाज बी का शुरू हुआ। तो जब इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बी बहुत कमजोर हो गया है। बी को बोला कि बहुत कमजोर है, डॉक्टर बोला। तो डॉक्टर ने इनके माता पिता को बोला, देखिए बी को एक गिलास जहां दूध दे रहे हैं, एक काम कीजिए 2 गिलास दूध इन्हीं को देना पड़ेगा शुरू में कुछ दिनों के लिए। ठीक है, आप एक बात बताइए, और आप कह रहे हैं, हाँ एक बात और, 2 गिलास से ज्यादा इनके पास कैपेसिटी नहीं है इस परिवार के साथ कि वो दूध ले सकते, बस इतना ही कैपेसिटी। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये किसी और के साथ मतलब कुछ और ऑप्शन हो सकता है। इसका जरूरत नहीं है कि मैं एक परिवार का ही ले रहा हूँ, ये आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। सोचिए थोड़ा, उस समय आप क्या कीजिएगा? आप ये तो नहीं बोलिएगा कि नहीं यहाँ समानता है, हम इनको एक एक देंगे, भले ये कमजोर पड़ जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए। यहाँ पे क्या कीजिएगा आप? अब ये जवाब दीजिए। अगर यहाँ पे आप आरक्षण नहीं दीजिएगा इसको, जो इसको अगर दूध दे रहे हैं और इसको दे रहे हैं, डॉक्टर ने बोला कि इनको ही देना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए 2 गिलास दूध। अगर समानता का आप पालन कर रहे हैं तो बताइए, इस बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते, आप नहीं ना छोड़ सकते। इसमें क्या कीजिएगा? तो करना आपको ये होगा कि कुछ दिनों के लिए जो इसको दूध दे रहे हो इस बच्चे को देना होगा। यही ना आरक्षण हुआ। आरक्षण यही है कि जो कमजोर है, यही आप अप्लाई कीजिए। जो बच्चा SC ST और OBC का हुआ, अगर वो बच्चा कमजोर है तो कुछ समय के लिए उसको रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि वो बच्चा भी आगे फाइट करे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अब एक बच्चा है, वो अति नॉर्मल परिवार से है, उसके पास संसाधन का कमी है, पैसा नहीं है, गरीब है। अब वो बच्चा कहाँ से लाएगा पैसा? तो आप बताइए, कुछ समय के लिए उस बच्चे को अगर सरकार रिजर्वेशन दे दे, सरकार अगर रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण दे दे, तो बच्चा क्या करेगा कि उसके बाद जो उनका परिवार है, ध्यान दीजिएगा, उनका परिवार है, आरक्षण के बाद हो सकता है नौकरी किस में आरक्षण किस में दिया जाता है? नौकरी में दिया जाता है, पंचायती राज हो गया, क्या कहता है इसमें, चुनाव में हो गया, हर जगह आरक्षण है। तो क्या होगा, ये जो परिवार है इसका भी परिवार सही हो जाएगा, कुछ समय के लिए आरक्षण दिया जाएगा। तो आप बताइए, इस पे नहीं, एक परिवार के ऊपर नहीं सोचिए, एक जाति विशेष के ऊपर भी सोचिए कि जो आदमी गरीब परिवार है, बहुत
नीचे जाति का है, SC ST, उनके साथ अगर सरकार आरक्षण दे रहा है तो क्या गलत कर रहा है? हाँ, ये कह सकते हैं कि SC ST में या OBC में अवैध फायदा उठा रहा है जिनके पास है भी, ये हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ये कहना कि आरक्षण गलत है, तो आप बताइए यहाँ क्या कीजिएगा? दूसरा बात, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक IAS है, ठीक है, और एक नॉर्मल परिवार है, परिवार गरीब है जो गांव में रहता है, ठीक है। आप बताइए, दो परिवार है यहाँ। आप समझ सकते हैं कि अगर IAS पिता है तो उनका जो बच्चा होगा तो कहाँ पढ़ेगा, ये तो आप भी जानते हैं। वो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाई करते, प्राइवेट में करते, ठीक। और दूसरा नंबर, उसके पास सारा संसाधन है, ठीक। संसाधन के बाद अगर वो इंग्लिश मीडियम में वो IAS का तैयारी कर रहा है, अगर कभी डाउट हो तो अलग से उनके पास एक टीचर है, ठीक है। अब ऐसे करते 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 क्या हुआ कि ये बच्चा 20 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हो गया, ठीक है, ग्रेजुएट हो गया। और जो 21 साल है, 21 साल में जो UPSC का फॉर्म डाला जाता है, वो बच्चा 21-22 की उम्र में जाकर के प्रॉपर IAS बन गया, ठीक है। IAS बन गया हो क्योंकि इसके पास देखो, इनका पिता IAS है, शहर में रहता है, इनके पास संसाधन है, बड़े बड़े कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करता है। अगर कोई दिक्कत है तो उस बच्चे को कोचिंग लगाया जाता है घर पे, जैसे होम ट्यूशन जिसको कहते हैं। अब इसके बारे में सोचिए, ये गांव का एक परिवार है, ठीक है। अगर ये गांव का परिवार है, इसका बच्चा नॉर्मल गांव में रहता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ये बच्चा हिंदी मीडियम से, जानते हैं कि गांव में क्या होता है, टीचर भी नहीं ऐसा है, तो ये गांव का बच्चा है, इंग्लिश हिंदी में पढ़ता है, सॉरी, ठीक है। न इसके पास अलग से कोई टीचर है, ठीक, अलग से भी कोई टीचर नहीं है, न इसके पास कोई गाइडेंस है, गरीब है, न कोई संसाधन है। किसी तरह से घींच पूछ के किसी तरह से ये बच्चा 25 या 26 में जाकर के ग्रेजुएट हुआ, ठीक है। आप दिमाग लगाए। और एक बात तो, और ये गरीब परिवार है गांव का, आप ये अप्लाई कीजिए SC ST महिला के साथ होगा तो ये तो और नंबर बढ़ जाएगा, ये नंबर और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर कोई लड़की है, अगर शहर में जाके पढ़ना चाहती है तो गार्जियन अलाउ नहीं करती है। उस लड़की को क्रांति करना होगा, पहले घर में लड़ना होगा, झगड़ना होगा, उसके बाद वही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर कोई SC ST में कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई भी है, उसके साथ तो हमें लगता है कि 30 चला जाएगा, वही 30 नहीं तो 26 है तो 27 तो चला जाएगा ना। तो आप बताइए क्या कीजिएगा? अब 25-26 में जाकर के ग्रेजुएट हुआ, फिर घींच तीर कर किसी तरह से वो ग्रेजुएट होने के बाद 27-28-29 में जाकर के IAS का एग्जाम दिया, हो गया एक बीच में फेल या कुछ भी हो गया, क्योंकि इसके पास संसाधन नहीं है। और ये बच्चा 20-21 साल के जो बन गया, आप समझिए, अगर जैसे ही इसको 28 साल लग गया और जनरल कैटेगरी में आप समझिए जैसे 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दिया जाता है, अगर उसी के अनुमान से हम लगाए तो ये बच्चा तो अगर ये पहले ही फेल है, कहां से एग्जाम देगा? ये 30 है ना, अगर 1-2 बार लग गया तो ये बच्चा कहां से एग्जाम देंगे? इसके पास तो कोई संसाधन नहीं है, ये तो पहले ही बन गया। तो आप बताइए, इस बच्चे को आरक्षण का जरूरत है कि नहीं? इसको जो 25-26 पे जाकर IAS बनना है, क्या इसको 5 साल सरकार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, या छोड़ देगा इसे, जाओ मरो? ऐसा तो नहीं करेगा। इसीलिए आप बताइए, क्या यहाँ पर जरूरत है कि नहीं? तीसरा बात और मैं बताता हूँ।
मान के चलिए कोई आदमी है, 60 साल 70 साल का आदमी है, ठीक है, या महिला है 60-70 साल या उससे भी कम एज की है, या विकलांग है कोई, ठीक है, वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे, ठीक है। अब ट्रेन का तो स्थिति पता है आप लोगों को क्या है। आप ये बताइए, ट्रेन में आप गए और कोई वहां पे 60 साल 70 साल का आदमी, महिला हो सकता है, कोई बूढ़े हो सकते हैं, जिसके पास जो विकलांग है वो हो सकते हैं। आप ये बताइए, अगर सरकार जो विकलांग है 60 साल 70 साल के आदमी है, अगर उनके लिए अगर सरकार आरक्षण देकर कुछ विशेष मतलब कुछ विशेष तरीका से उनके लिए सीट का अवेलेबल कर दे, ये सोचिए आपके माता पिता हो 70 साल का और ट्रेन में जाता हो खड़ा होकर के, अगर सरकार उनके लिए अगर कोई व्यवस्था कर दे, सरकार अगर उनके लिए कोई व्यवस्था कर दे कि हम जो बूढ़े आदमी हैं, जो भी 60-70 साल का आदमी है, हम उनके लिए 10 सीट ना अवेलेबल कर देता हूं कि इस पे 10 वही बैठेगा, इसमें बोलिए सरकार कहाँ गलती किया है भाई। हाँ ये है कि लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरत है, इसका दुरुपयोग कहाँ हो रहा है हम आगे क्लास में समझेंगे, इसका दुरुपयोग कहाँ है इसको हम समझेंगे आगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्थिति में अभी भी हमें जरूरी है। और एक बात और, आज में रिजर्वेशन के बारे में बोला जाता है कि आर्टिकल 14 अर्थात आर्टिकल 14 जो संविधान का है, उसमें ये बताया जाता है कि सबके लिए समानता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये बताइएगा, आर्टिकल 14 समानता। अब जो लोग, पहले बात ये कि जब आजादी की लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज के हाथ में जो सत्ता था वो भारत का था, क्या उस समय बड़े बड़े लोग ही थे आजादी में? ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े लोग ही थे, SC ST हो गया और गांव का आबादी, महिला, ये सब शामिल थे। अगर जब सब शामिल थे तो अगर वो वंचित है कोई चीज से, तो किसका जिम्मेदारी है उसको रास्ते पे लाने का? सरकार का। इन आजादी के हिस्सा तो वो भी लिया है ना, ये तो नहीं कि छोड़ देंगे हम उसे। तो आर्टिकल 14 कह रहा है समानता। समानता कैसे यार, अगर रिजर्वेशन नहीं दोगे तो समानता कब होता है? जब दोनों लेवल में हो। आप एक बात बताइए, कोई बंदा IAS है, ठीक, अब कोई आदमी गांव में रहता है, उसके पास ना संसाधन है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है। अब एक बात बताइए, ये IAS इनके पास सारा व्यवस्था है, भैया इसके बीच में समानता कहाँ है कहाँ? कहाँ आर्टिकल 14 है, कहाँ अप्लाई हो रहा है? समानता का तो पहले ही उल्लंघन है। समानता दिख रहा है? समानता कब होगा? जब ये आदमी IAS बना, लेकिन इसे भी अगर मूलभूत जरूरत, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये सारा चीज अगर उपलब्ध न हो, तब तक समानता नहीं है। समानता कब आएगा? जब जितने पिछड़े लोग हैं, मूलभूत जरूरत है, उनको अगर न मिले, तब तक समानता नहीं आ सकते। इसलिए कहा जाता है कि समानता बहुत जरूरी है, इसके बाद ही समानता है। और कहता आर्टिकल 14 का उल्लंघन, कहाँ उल्लंघन यार, हद है। समानता का 2 कैटेगरी। समानता, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा सही नहीं है, ध्यान कंप्रोमाइज कीजिएगा, कॉपरेट। एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। जब पहले वाले विचारक थे बहुत, वो इससे थे नकारात्मक, मतलब सबके लिए नियम बराबर होगा, मतलब
कोई भी जाति हो, कोई भी कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यही होगा, सब पे एक ही नियम अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए हम आईएएस का सीमा लगा दिए कि भैया कोई भी जाति का हो 30 साल तक आईएएस का एग्जाम दे सकता है, भले कैसा भी हो, गरीब हो, कोई अमीर हो, इससे कोई मतलब, सबके लिए नियम लगा दिए, वही नियम रहेगा। तो आगे जाकर के नेहरू जी हुए, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स जैसे विचारक आए, फिर उन्होंने इस पे जोर दिया, सकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता का मतलब ये है कि जो गैप है, मतलब जैसे मान लीजिए गैप, हाँ जैसे उसी में समझिए गैप, जैसे दो बच्चा था लेकिन उसको जब तबीयत खराब हुआ तो उसको ज्यादा दूध का जरूरत था, ठीक है, तो वो बीच का जो गैप था ना, कि डॉक्टर ने उसे बोला कि आप क्या कर सकते हैं, जो दूध है कुछ समय के लिए आप उनको दे सकते हैं इस बच्चे को, जब क्योंकि ये बच्चा फिट है इसे आप रोक सकते हैं, बीच में उसे कुछ दिनों के लिए आप दूध आप उसे दे सकते हैं। तो बीच का जो गैप है ना, उस गैप को भरने के लिए जब भरा जाए तो सकारात्मक समानता। तो अभी हमारे में ये अप्लाई हो रहा है, हर ना कि ये तो बराबर का बात करता है, ठीक है। आगे लाएंगे इसके विवाद क्या है, अभी बहुत 2-2.5 घंटा का क्लास होगा। कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।